हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वो है कैपेसिटर्स या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम है। उसमें हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट करना सिखा दिया था, उसकी एनर्जी स्टोर्ड भी सिखा दी थी। अब जो हमारा अगला मिशन है वो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं वो हमें समझना है। उसके लिए हमने लास्ट टर्न पर कुछ चीज बच्चों को बताई थी, पहले वो दिखाते हैं। तो लास्ट टर्न पर हमने बच्चों को ये बताया था कि नेचर में पाए जाने वाले सभी मटेरियल्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट में आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स। यही काम हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट के फ्लो कराने का बारे में करेंगे तो आपको 3 कैटेगरीज जो मिलेंगी वो होती हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर वर्ड आपने जरूर सुना होगा। जो कंडक्टर जितना अच्छा नहीं होता, इंसुलेटर जितना खराब भी नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां करंट के फ्लो की बात नहीं हो रही है, सिर्फ चार्ज के फ्लो की बात हो रही है। चार्ज के फ्लो भी नहीं कहना चाहिए, चार्ज को स्टोर करने की बात हो रही है। चार्ज का फ्लो तो करंट बन जाएगा। तो चार्ज को जहां स्टोर करने की बात हो रही है वहां मटेरियल्स को कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये आपको लास्ट टर्न पर बताया था। और ये जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है ये अंदर का स्ट्रक्चर है किसी मेटालिक कंडक्टर का, जिसमें आपको ये बताया था कि कंडक्टर के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन्होंने लूज कर दिए होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स एटम में ना होके एटम से बाहर फ्रीली घूमते रहते हैं और इस वजह से वो जो एटम है वो एटम नहीं, पॉजिटिव आयंस है। इसका मतलब एक कंडक्टर के अंदर दोनों तरह का चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव चार्ज इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये चार्ज इक्वल होने की वजह से ये पूरा सब्सटेंस चार्ज नहीं होता। अब आज आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ये मेटालिक कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये कैसा बिहेव करेगा। उसके लिए हम ये सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेट है और ये हमारे पास एक दूसरी प्लेट है। ये जो 2 लाइंस आपको दिख रही हैं ये हमने सपोज कर लिया 2 मेटालिक प्लेट्स हैं और इनमें से इस प्लेट पर आपने प्लस चार्ज स्टोर कर दिया है और इस वाली प्लेट पर आपने माइनस चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज स्टोर कर दिया है, जो कि आप एक बैटरी की हेल्प से कर सकते हो। और ये जो मेटालिक कंडक्टर है ये आपका इस प्लेट के बीच में प्लेस करना है आपने। ये जो आप बीच में स्लैब देख रहे हो ये एक मेटालिक कंडक्टर है जो कि अंदर से ऐसा दिखता है। ओके बात। तो ये चीज जो है वो स्लैब है। कंडक्टर से बना हुआ। अब हम ये सब क्यों स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये कैसा बिहेव करता है। मैं पहले ही बच्चों को बता दूं जिससे इंटरेस्ट भी बना रहेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि हम रास्ते से भटक गए, कैपेसिटर पढ़ते पढ़ते हम कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स में क्यों चले गए। तो आपको बता दूं आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स भी तो यही होती हैं। अगर आप इसको ए और इसको बी बोलते हो और एक प्लेट पर पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है
तो ये आपकी किसी पैरेलल प्लेट की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, और उनके बीच में अगर ये स्लैब न हो तो उनके बीच में एयर या वैक्यूम है, और एयर या वैक्यूम होने पर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आप ऐसे फाइंड आउट करते थे, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो, जिसमें एप्सिलॉन नॉट प्लेट्स के बीच का मीडियम होता था, ए इन दोनों प्लेट्स का एरिया होता था, और डी इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस होता था। अब आपको क्या बोला था कि हम ऐसा चाहते हैं कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करी जाए। तो इंक्रीज करने के आपके पास तीन रास्ते थे, या तो आप एरिया बड़ा ले लो, प्लेट्स बड़ी बड़ी साइज की ले लो, जितना ज्यादा एरिया आप लोगे उतना प्लेट्स या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उतनी बढ़ जाएगी प्लेट का एरिया बढ़ाने पर। लेकिन उससे नुकसान क्या था, साइज बल्कि हो रहा था। और डिस्टेंस कम कर सकते हो, लेकिन डिस्टेंस कम करने की भी एक लिमिट होती है। तीसरा जो ऑप्शन था, प्लेट्स के बीच का मीडियम चेंज करें। तो क्योंकि हम प्लेट्स के बीच का मीडियम चेंज करके देखेंगे कि क्या मीडियम रखने से, प्लेट्स के बीच में क्या चीज रखने से उसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम ये स्टडी कर रहे हैं कि प्लेट्स के बीच में कंडक्टर रखें तो उस कंडक्टर के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर रखें तो क्या चेंजेस आएंगे, और प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखें तो क्या चेंजेस आएंगे। जब आप ये समझ लोगे कि इस मटेरियल के अंदर क्या चेंजेस आएंगे जब उसे प्लेट्स के बीच में रखा जाएगा, और प्लेट्स के बीच में क्या लग रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होती है, क्योंकि आप ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट अगर रखोगे तो यहाँ इस पूरे इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एंटर करा रहे हो इस मेटालिक स्लैब को। ऐसे ही हम फिर इंसुलेटर को रखकर देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक को रखकर देखेंगे, और वो मटेरियल्स ये तीनों कैसा बिहेव करते हैं प्लेट्स के बीच में रखे जाने पर, उनके अंदर का बिहेवियर ही हमें ये सजेस्ट करेगा, हमें ये बताएगा कि क्या चीज प्लेट्स के बीच में रखने से कैपेसिटेंस बढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए आज हम सबसे पहले सीख रहे हैं बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट हैपेंस इनसाइड अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड between the plates of a capacitor या when it is placed inside an electric field। तो मैं आपको दिखा देता हूं क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो यही स्लैब, यही पूरा स्लैब एज इट इज उठाकर यहां रख दिया गया है। जैसे ही ये स्लैब यहां रखा जाएगा, इस स्लैब के अंदर ये जो आप छोटे छोटे होल्स देख रहे हो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री, एटम के अंदर बाउंडेड नहीं, एटम के चारों तरफ नहीं घूम रहे। और ये जो बड़े बड़े बॉल्स देख रहे हो ये पॉजिटिव आयंस हैं, जिन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी प्लेट्स के बीच में रखोगे, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाकायदा ट्रैवल करके, फ्लो करके, बॉडीली मोशन करके, इस वर्ड को याद रखो, बॉडीली मोशन मतलब रियलिटी में वो सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके इस आउटर सरफेस पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो इसके अंदर फ्रीली घूम रहे थे। लेकिन यहाँ पॉजिटिव प्लेट की वजह से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और सारे ये जो पॉजिटिव आयंस आप देख रहे हो, ये सारे पॉजिटिव आयंस यहां पर आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी इस स्लैब के अंदर का सारा नेगेटिव चार्ज एक्चुअली में फ्लो करके इस आउटर सरफेस पर आ जाएगा
और सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर से एक्चुअली में फ्लो करके, एक्चुअली में फ्लो करने वर्ड पर अंडरलाइन कर लें दिमाग में, एक्चुअली में फ्लो करके, रियलिटी में फ्लो करके यहां आता है। स्लैब के अंदर अब कोई चार्ज नहीं रहता और इस वजह से स्लैब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं रहती। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर पढ़ाया गया था तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। वो इसी वजह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब सिर्फ यहां से यहां तक है, जो कि पहले पूरे इलाके में थी जब तक ये स्लैब नहीं था। यहाँ पूरा इलाका खाली था, पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड थी। स्लैब रखे जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस इलाके में रह गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस इलाके में रह गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। मेटल के स्लैब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि सारा चार्ज ही बाहर आ गया है। चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो आपको ये बिहेवियर कंडक्टर का याद रखना है कि कंडक्टर को, मेटालिक कंडक्टर के किसी स्लैब को जब आप प्लेट्स के बीच में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो सारा नेगेटिव चार्ज एक्चुअली मूव करके यहाँ आ जाता है, सारा पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली मूव करके यहाँ आ जाता है। इनसाइड द चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज बिकम्स जीरो, कोई चार्ज नहीं रहता, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती, और इस पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। ये कांस्टेंट क्यों हो जाता है उसका रीजन भी आपको बताया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को dV/dr लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी dV/dr लिखते थे, और dV होता था दो जगहों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहां का पोटेंशियल अलग, यहां का पोटेंशियल अलग, दोनों जगह का अलग अलग पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता था, और dr होता था उन दोनों जगहों के बीच का डिस्टेंस। अब यहां इस केस में इस जगह और इस जगह के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप dV मानते हो और इन दोनों जगहों के बीच की दूरी आप dr मानते हो, और यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जीरो रखोगे dV/dr, और dr इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो dV की वैल्यू जीरो आ जाएगी। dV की वैल्यू जीरो होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब यहाँ जितना पोटेंशियल है वहां यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल है। दो जगहों के बीच में डिफरेंस जीरो होने का मतलब अंतर जीरो है, यानी एक जगह का पोटेंशियल ज्यादा, एक जगह का पोटेंशियल कम नहीं, दोनों जगह का पोटेंशियल बराबर है। बराबर होने का मतलब पूरे इस स्लैब का पोटेंशियल क्या है, बराबर, यानी कांस्टेंट, एक एंड का ज्यादा एक एंड का कम, ऐसा नहीं है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जब किसी मेटालिक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में चार्ज करने के बाद कैपेसिटर की प्लेट्स को उसके बीच में कंडक्टर को रखा जाता है, तो पहला पॉइंट, सारा चार्ज कंडक्टर के अंदर वाला कहाँ आ जाता है, मूव करके, एक्चुअली में मूव करके सरफेस पर आ जाता है। एक तरफ सारा नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके, एक तरफ सारा पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट होके अंदर कंडक्टर के चार्ज जीरो हो जाता है, अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाती है, और पोटेंशियल पूरे कंडक्टर का कांस्टेंट हो जाता है। ये मैथ्स में बच्चों को मैंने 11th क्लास में भी मैथ्स जो पढ़ाया था, फिजिक्स के क्लासेस में मैथ्स पढ़ाया था कि जिस भी चीज का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन है चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, dV/dr पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन है r के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, और वो E है, और E जीरो हो गया तो जिस भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है वो चीज जीरो नहीं, वो चीज कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब है उस चीज का चेंज नहीं हो रहा है, और जिस चीज का चेंज नहीं होता वो चीज क्या मानी जाती है, कांस्टेंट मानी जाती है। तो आपने सीख लिया कि कंडक्टर का बिहेवियर, यानी प्लेट्स पर क्या फर्क पड़ेगा वो बाद में सीखेंगे, कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा बाद में सीखेंगे। पहले जिस कंडक्टर को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा उसके खुद के ऊपर क्या असर पड़ा वो आपने देखा, उसके खुद के असर से ही वो कैपेसिटर की प्लेट्स पर या कैपेसिटेंस पर क्या असर डालेगा ये आपको पता चलेगा। अब बारी आती है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर के बाद बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर की।
तो इंसुलेटर की तरफ चलते हैं। तो ये आ गए हैं हम इंसुलेटर का बिहेवियर सीखने। क्या सीखने? बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर, बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इंसुलेटर को आप स्टडी कर चुके थे पहले पिछली क्लास में कि इंसुलेटर कोई भी हो उसके जो एटम्स होते हैं, ये आपको इंसुलेटर के बहुत सारे 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे एटम्स दिखाए हैं। इन एटम्स की खास बात देखो, न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो रेड कलर से दिखाए गए हैं और ये ब्लू कलर से न्यूक्लियस दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और इतने टाइटली बाउंड हैं कि किसी भी कीमत पर एटम से अलग नहीं हो सकते। जबकि इस डायग्राम को देखा, इससे कंपेयर करते हैं कंडक्टर के डायग्राम को। ये देखो, कंडक्टर में ये देख रहे हैं, कंडक्टर में प्लस चार्ज अलग है और माइनस चार्ज अलग है, और ये कोई ऑर्बिट नहीं दिखाया हुआ आपको। ऑर्बिट दिखाया जा रहा है? कोई ऑर्बिट नहीं है। इससे ऑर्बिट न दिखाने से पता चलता है कि एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया है और वो एटम अब एटम नहीं, पॉजिटिव आयन है। लेकिन आप यहां पर देखो, इसमें यहां पर ऑर्बिट दिखा के ये दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन एटम से अलग नहीं हुआ, बल्कि वो उसके चारों तरफ घूम रहा है। और जब तक इलेक्ट्रॉन एटम से अलग नहीं होगा, ना तो इस इंसुलेटर के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही नहीं, और ना ही ये जो एटम है ये पॉजिटिव आयन बनेगा क्योंकि इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है। और दूसरी बात, ये इतना स्ट्रांगली या टाइटली बाउंड है कि आप कोशिश भी कर लो इनको अलग करने की, गर्म करके या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के या कुछ एनर्जी सप्लाई करके, ये अलग होते नहीं है। तो जब अलग होंगे नहीं, तो अगर आपने इस इंसुलेटर को प्लेस कर दिया दो प्लेट्स के बीच में, जैसे कि आपने कंडक्टर को किया था, एक प्लेट ये बना दी मैंने और दूसरी प्लेट यहां बना देता हूं। ये लो जी, ये जो दो प्लेटें आपको दिखाई जा रही हैं, ये दो लाइनें दिख रही हैं वैसे तो, लेकिन ये दो प्लेट्स हैं। प्लेट्स का साइड पोज दिखेगा तो ऐसी लाइनें दिखेंगी, पतली पतली प्लेट्स हैं। और लेफ्ट साइड वाली प्लेट पर प्लस चार्ज आपने स्टोर किया है और राइट साइड वाली प्लेट पर माइनस चार्ज स्टोर किया था, नेगेटिव चार्ज। अब प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। आपने ये स्लैब कैसा, ये ऐसा एटम अंदर दिखाया है, लेकिन ये पूरा स्लैब भी ऐसा हो सकता है। जैसे अगर आप स्लैब बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा स्लैब, और ये उसके दोनों तरफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स। ये प्लेट और ये प्लेट। तो ये अंदर का माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया, और ये पूरा स्लैब है, लेकिन है कौन सा स्लैब? इंसुलेटर। और आपने इस प्लेट पर कैसा चार्ज स्टोर कर रखा? प्लस चार्ज स्टोर कर रखा है, इस पर नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी। बीच में इंसुलेटर रखने पर इंसुलेटर पर कुछ भी, जरा सा भी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, नो रेस्पॉन्स। ये इंसुलेटर कोई रेस्पॉन्स नहीं देता। जैसे इसके एटम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखे होने पर रहते हैं, वैसे ही कितनी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ये बिल्कुल, कहना चाहिए इसके कान पे जू नहीं रेंगती। तो इंसुलेटर कोई भी बिहेवियर शो नहीं करता। कंडक्टर ने बिहेवियर शो किया था, और कैसा किया था वो आपको बता दिया। इंसुलेटर ने कोई बिहेवियर ही शो नहीं किया। तो जब इंसुलेटर प्लेट्स के बीच में रखने पर आपको इंसुलेटर के अंदर ही कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर भी कोई फर्क नहीं डालेगा। फर्क वही डालता है जिसके खुद के अंदर चेंज देखने को मिलता है।
ठीक है जी। तो ये आपका इंसुलेटर कोई बिहेवियर शो नहीं करता, इसलिए इसके आगे की कहानी खत्म हो जाती है। इंसुलेटर को अब हम कभी भी स्टडी नहीं करेंगे। अब हम अपने तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, जो है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का कैसा बिहेवियर होता है वो आपको स्टडी करवा देते हैं। तो ये आपको दिखाते हैं अब बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक के जो एटम्स होते हैं वो एटम भी शुरुआत में देखने में इंसुलेटर की तरह ही होते हैं। ठीक है जी। तो डाइलेक्ट्रिक के जो एटम है वो इंसुलेटर की तरह होते हैं। देखें कैसे, डाइलेक्ट्रिक के एटम में भी सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। डाइलेक्ट्रिक के सारे एटम्स वैसे ही हैं जैसे इंसुलेटर के एटम्स हैं, उनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन फर्क कब आता है, जब आप इसी डाइलेक्ट्रिक को, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप दो प्लेट्स के बीच में रख देते हो। कैसी प्लेट्स? जिन दोनों प्लेट्स में से एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। तो जरा डिफरेंस समझ लें। इंसुलेटर्स को जब आपने प्लेट्स के बीच में रखा था तो उनके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया था, जिसको बोलते हैं उन्होंने कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया था। कान पे जूना रेंगना बोला था मैंने। और कंडक्टर की प्लेट को, कंडक्टर के स्लैब को जब प्लेट्स के बीच में रखा था तो उसके तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भागे चले गए थे और सरफेस पर चले गए थे और अंदर से पूरा खाली हो गया था। वो चार्ज मतलब उसके अंदर कुछ नहीं बचा था। यहां पर इन दोनों के बीच का बिहेवियर शो कर रहा है। ये देखो, पहले ये एटम ऐसे सर्कुलर था और बिल्कुल सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और चारों तरफ नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस एटम को नॉन पोलर एटम कहा जाता है। ऐसे एटम को क्या कहते हैं? नॉन पोलर एटम। और नॉन पोलर एटम क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंटर में तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है ही, लेकिन नेगेटिव चार्ज चारों तरफ यूनिफॉर्मली इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उसका सेंटर ऑफ चार्ज भी सेंटर पर ही आएगा। बच्चों ने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास। तो वहां बताया था कि मास तो पूरी बॉडी में अलग अलग पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन उसे कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है एक पॉइंट पर, जिसी की वजह से हम उस पॉइंट पर ऐसे mg लिख देते थे, जैसे सारा मास इसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जहां सपोज किया जा सकता है पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड, उस जगह को सेंटर ऑफ मास कहते थे। ऐसे ही ये माइनस का चार्ज चारों तरफ इस तरह फैला है कि उसका सेंटर ऑफ चार्ज सेंटर पर माना जा सकता है, यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव, और इन सारे का नेगेटिव का सेंटर ऑफ नेगेटिव भी कॉन्साइड करता है। अब आप देखो गौर से कि ये एटम्स कैसे हो गए हैं। ये एटम्स ऐसे हो गए हैं, स्फेरिकल से ओवल शेप के, और एक तरफ सारा प्लस आ गया है और एक तरफ सारा माइनस आ गया है। और यहां क्योंकि इस तरफ सारा प्लस आया है तो वो पता है क्यों आया होगा? इसको हटाना पड़ेगा। यहां ये जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव नहीं, इस पर आपने क्या दिया होगा? नेगेटिव चार्ज। अभी तक लेफ्ट साइड में पॉजिटिव देते आ रहे थे, इसलिए पहले ही बना दिया था। और इस प्लेट पर आपने दिया है कैसा चार्ज? पॉजिटिव। दोनों में से किसी भी प्लेट पर दिया जा सकता है। अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आता तो ये एटम जो है ये उल्टा
अब आप गौर से देखो तो क्या हो रहा है, सारा पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट की तरफ आ गया है और सारा नेगेटिव चार्ज रिपेल हो गया है। ये बाहर नहीं निकला है एटम से। मेटल में ये बाहर निकल जाता था, इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकल जाते थे और पॉजिटिव अकेला एटम में पॉजिटिव आयन बन जाता था। यहां पर उसने कंडक्टर की तरह, मेटल की तरह उतना ज्यादा रेस्पॉन्ड भी नहीं किया है कि इलेक्ट्रॉन सारे एटम से बाहर ही निकल जाएं, और इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करता वैसा भी नहीं, उसने रेस्पॉन्स दिया है बट पार्शियली, यानी एटम के अंदर अंदर ही सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ अलग अलग इकट्ठा हो गया है। और अलग अलग इकट्ठा होने पर इसको आप पॉजिटिव पोल और इसको नेगेटिव पोल बोल सकते हो, और इस एटम को पोलर एटम कहा जाता है। जब तक ये एटम सर्कुलर या स्फेरिकल कहना चाहिए, स्फेरिकल रहता है, ये नॉन पोलर है क्योंकि उसमें पॉजिटिव पोल तो सेंटर पर है ही, नेगेटिव चार्ज जो है उसका भी जो सेंटर है वो सेंटर में ही आ रहा है, इस तरह से चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब ये स्ट्रेच हो गया है, ये एटम एक तरफ सारा पॉजिटिव और एक तरफ सारा नेगेटिव आ गया है, तो दो अलग अलग पोल्स बन गए हैं। अब दोनों का सेंटर कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो ऐसे एटम को पोलर एटम कहते हैं, और ऐसा होने के फिनोमिनन को पोलराइजेशन कहते हैं। और पोलराइजेशन होना एक सिंपल फिनोमिनन है जिसमें क्या बताया है, लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ये सारे एटम्स ऐसे इसलिए हो गए हैं कि इन एटम्स के अंदर ही अंदर जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से स्ट्रेच हो गया है एटम, और दोनों पोल्स अलग अलग हो गए हैं एटम के अंदर ही, तो एटम पोलर एटम बन गया है। और किसी नॉन पोलर एटम के पोलर एटम बन जाने के फिनोमिनन को पोलराइजेशन कहा जाता है। और अगर ये पूरा स्लैब ऐसा बन गया है, पूरे स्लैब के हर एटम बन गया है, तो आप इसे कहोगे पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले इस फिनोमिनन को समझ लें, फिर अब इस फिनोमिनन की वजह से इस स्लैब के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको मैथमेटिकली यानी फॉर्मूले की हेल्प से आपको समझाया जाएगा। पहले दिमाग में ये पिक्चर अच्छी तरह और ये वर्ड्स अच्छी तरह फिट कर लें कि हमारा जो ये था, ये पूरा ये एक डाइइलेक्ट्रिक का स्लैब था जिसमें डाइइलेक्ट्रिक के एटम्स थे अंदर। उस सेम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को उठाकर प्लेट्स के बीच में रखा गया, तो जो उसके एटम्स पहले स्फेरिकल शेप के थे वो ओवल शेप के बन गए, क्योंकि एटम्स के अंदर अंदर ही सारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ स्ट्रेच हो गया और सारा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ स्ट्रेच हो गया। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज रखते हम तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वाला पोर्शन इस तरफ आ जाता, पॉजिटिव वाला उस तरफ आ जाता। लेकिन अगर इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव रखा है तो भी कोई बात नहीं है, बस आपको याद रखना है जिधर नेगेटिव है एटम के अंदर का पॉजिटिव उस तरफ आएगा, क्योंकि अनलाइक चार्ज ही अट्रैक्ट करते हैं। और जिधर पॉजिटिव प्लेट है सारे एटम्स का लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और राइट साइड में सारे एटम्स का नेगेटिव आ गया। जब तक ये एटम स्फेरिकल था इसको नॉन पोलर एटम बोलते थे, क्योंकि इसके पोल्स सेपरेटेड नहीं थे, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। जब ये स्ट्रेच हो गया तो इसे पोलर एटम बोलने लगे, क्योंकि इसके पॉजिटिव पोल एक तरफ और नेगेटिव सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ, पोल सेपरेट हो गए। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का कुल मिला के उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और नॉन पोलर एटम के पोलर एटम बन जाने को पोलराइजेशन कहते हैं। और इससे ये एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब is placed between the plates of the capacitor या between two charged plates, each and every atom of the dielectric gets polarized
द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, और इस फिनोमिनॉन को पूरा क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पूरा स्लैब ही पोलराइज हो गया है। और पूरा स्लैब क्यों पोलराइज हो गया है? क्योंकि उसका हर एटम पोलराइज हो गया है। और हर एटम क्यों पोलराइज हो गया है? क्योंकि हर एटम का एक तरफ सारा पॉजिटिव और एक तरफ सारा नेगेटिव चार्ज आ गया है, और उसका कारण है बाहर रखी हुई प्लेट्स। तो आपने पोलराइजेशन क्या होता है वो सीख लिया है। अब इस पोलराइजेशन का मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो आपको सिखाते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। तो बच्चों ने पोलराइजेशन क्या होता है वो समझ लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि पोलराइजेशन का मैथमेटिकल या टेक्निकल इफेक्ट क्या होता है। ये आपकी दो प्लेट्स मैंने बना दी हैं, ए और बी। दोनों प्लेट्स पैरेलल हैं, लाइनें जैसा दिख रहा है मैंने बताया, लेकिन वो साइड पोज है प्लेट्स का। ये रेक्टेंगुलर मेटल की प्लेट्स हैं, और इन प्लेट्स पर इस पर प्लस चार्ज, दोनों में से किसी पर भी आप प्लस माइनस ले सकते हो। ऐसे दोनों पर चार्ज हमने स्टोर कर दिया है। अभी फिलहाल इन दो प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है। अगर प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक इस पूरे इलाके में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ये सारे बच्चे जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। टेस्ट चार्ज छोड़ेंगे, वो इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ भागेगा, और पैरेलल लाइंस ये शो करती हैं कि इस पूरे इलाके में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे ई नॉट से। वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से डिनोट करते थे, यहां पर कैपिटल ई के नीचे ये नॉट इसलिए लगाया गया है जिससे ये स्पेसिफाई या क्लियर हो जाए कि इस पूरे इलाके में एयर या वैक्यूम है, सिर्फ फ्री स्पेस है, कुछ नहीं रखा है। तो जब कुछ नहीं रखे वाले इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलग से पता चले, इसलिए हम उसको क्या सपोज करेंगे? ई नॉट। अब वही दो प्लेट्स हैं, यही दो प्लेट्स हैं सेम, यही पॉजिटिव और यही नेगेटिव चार्ज प्लेट्स पर है, बिल्कुल सेम वही है। लेकिन अब प्लेट्स के बीच में एक स्लैब रख दिया गया है, और ये स्लैब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ना ये मेटल है, ना ये इंसुलेटर है। मेटल मतलब ना ये कंडक्टर है, ना ये इंसुलेटर है। ये स्लैब डाइलेक्ट्रिक का बना हुआ है। अब आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन प्लेट्स के बीच में रखे जाने पर स्लैब के जो एटम्स होते हैं वो सारे एटम्स ऐसे ओवल शेप के बन जाते हैं। यहां मैं कुछ ही एटम्स दिखा रहा हूं, लेकिन सभी एटम ऐसे ओवल शेप के बन जाएंगे, और सारे एटम्स के ऐसे ओवल शेप के बन जाने पर पॉजिटिव प्लेट की तरफ सारा नेगेटिव और दूसरी तरफ सारा पॉजिटिव। थोड़े बड़े बना देता हूं एटम जिससे बच्चों को क्लियर हो जाए। ये देखो, सारे एटम ऐसे ओवल शेप के हो जाएंगे। ठीक है जी। तो कुछ ही एटम्स बना सकेंगे हम यहाँ पर ड्राइंग करके,
लेकिन आप ये समझ लो जितने भी एटम्स होंगे सारे एटम्स ओवल शेप के हो जाएंगे। और मैं इन सारे एटम्स को रिप्रेजेंट करता हुआ एक बड़ा एटम बना देता हूं। एक बड़ा एटम जैसा बिहेव करेगा, ये सारे एटम्स वैसा ही कर रहे हैं। डिजाइन बढ़िया सा लगे इसलिए यहां भी बना देते हैं। तो अंदर सारे एटम्स ओवल शेप के हो गए, और सारे एटम्स ओवल शेप के होने के बाद सब एटम्स के लेफ्ट साइड में यहाँ नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट इस तरफ है आपकी बात, और राइट साइड में यहाँ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में यहाँ नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, सभी के लेफ्ट साइड में सारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का, और राइट साइड में सारा पॉजिटिव। और यहाँ ध्यान रहे कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है, एटम के अंदर ही है, लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर रेस्पॉन्स दे दिया है। अब इस रेस्पॉन्स देने की वजह से ऐसा सपोज किया जाता है कि इन सारे एटम्स का नेट नेगेटिव चार्ज स्लैब के इस फेस पर है। ध्यान रहे एक इंपॉर्टेंट बात, ये नेगेटिव चार्ज जो हमने बनाया है ये रियलिटी में फ्लो करके इस सरफेस पर नहीं आया है, जैसा कि कंडक्टर्स में आ गया था, मेटल्स में आ गया था। यहां ये चार्ज सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक इसलिए कि ये बताता है कि हर एटम के लेफ्ट साइड में क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है या नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया है, इस वजह से पूरे स्लैब को अगर आप कंसीडर करें तो पूरे स्लैब के लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव चार्ज सपोज कर सकते हो, और पूरे स्लैब के राइट साइड में आप नेगेटिव चार्ज, राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज सपोज कर सकते हो। लेफ्ट साइड में सारा नेगेटिव और राइट साइड में सारा पॉजिटिव। ये चार्ज यहाँ एक्चुअली में फ्लो करके नहीं आया है। कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में यही फर्क है। इंसुलेटर तो कुछ नहीं करता, उसको अब तो छोड़ ही दें। तो कंडक्टर में अंदर का नेगेटिव चार्ज बॉडीली मोशन करके रियलिटी में फ्लो करके यहाँ आकर इकट्ठा होता है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आकर इकट्ठा होता है ऑपोजिट प्लेट्स के सामने, नेगेटिव पॉजिटिव के सामने, पॉजिटिव नेगेटिव के सामने। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये चार्ज एक्चुअली मूव करके यहाँ नहीं आया है। हम कंसीडर कर सकते हैं कि पूरे स्लैब का लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट सरफेस जो है नेगेटिव है, क्योंकि स्लैब के अंदर सारे एटम्स ने वैसा शो किया है। तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, और इस वजह से इन सारे एटम्स में अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनी है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे यहाँ था, ये खाली जगह में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी। अब यहाँ हर एटम में इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो हर एटम में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। यानी पूरे एटम के अंदर, सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, तो पूरे स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। और इस पूरे स्लैब के अंदर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ईपी से डिनोट किया जाता है। उसका डायरेक्शन किधर है, ऐसे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी तक है। दिखा देता हूं मैं, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, ए से बी तक। अगर प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं रखा हो तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ए से बी तक है, यानी लेफ्ट टू राइट, जिसे हम ई नॉट बोल रहे हैं। और जो स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, बना के दिखाते हैं। ये है स्लैब के अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे कहां से डिनोट किया गया है, ईपी से। और इस ईपी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक
field due to polarization. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है किसकी वजह से? स्लैब के एटम्स के पोलराइजेशन होने की वजह से। और अभी पोलराइजेशन आपको डिटेल में समझाया कि स्लैब के हर एटम के स्ट्रेच हो जाने की वजह से हर एटम का पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ अलग अलग हो गया है, तो पोल्स अलग अलग हो गए हैं। इस पोल्स के अलग अलग हो जाने को पोलराइजेशन कहते हैं। और ये पोलर एटम है और सारे एटम्स ऐसे हो गए तो पूरा स्लैब पोलराइज हो गया, जिसे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहते हैं। और पोलराइजेशन से क्या हुआ? स्लैब के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई जो कि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, क्योंकि बाहर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव, और अंदर स्लैब में उल्टा है। और ये जो माइनस चार्ज यहां सपोज किया गया है ये QI से डिनोट किया जाएगा, माइनस का QI और ये प्लस का QI। इस QI को कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। और जैसा कि आपको मालूम है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड EP डेवलप हुई है वो कम होगी बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्यों कम होगी? क्योंकि बाहर तो एक्चुअल में चार्ज है और मेटल की प्लेट्स पर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा लगाएगा। अंदर जो है वो एक्चुअल में यहाँ चार्ज नहीं है और एक्चुअल में यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये अंदर ही अंदर उनके नेट इफेक्ट की वजह से। तो इसलिए ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो स्लैब के अंदर वाली, जो पोलराइजेशन की वजह से बनी है, ये थोड़ी कमजोर होगी बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में। अब बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, यानी ऐसे, ये है E0, और अंदर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट है EP। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट या रिजल्टेंट निकालें। तो आपको बताया गया है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर को माइनस करते हैं अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर उसके ऑपोजिट है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और डायरेक्शन बड़े का आता है। ये वेक्टर सम करने का रूल है। तो अब आप इसका जो नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? E0 में से EP को माइनस करेंगे, क्योंकि E0 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, EP वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E0 स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बड़े में से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस किया जाता है। और जो डायरेक्शन है दोनों के रिजल्टेंट का, बड़े में से छोटे को माइनस करने के बाद डायरेक्शन रिजल्टेंट का भी बड़े की तरफ ही रहता है। एक सिंपल सी बात है, अगर एक फोर्स 10 न्यूटन की इधर लग रही है और एक फोर्स 2 न्यूटन की इधर लग रही है तो रिजल्टेंट 8 न्यूटन आएगा, और वो भी इस तरफ। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कॉमन सेंस की। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई थी प्लेट्स के बीच में उसका और अंदर डेवलप हुई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, जो E0 माइनस EP आएगा, और उस रिजल्टेंट को E से डिनोट किया जाएगा, सिंपली E से। और इस E को हम पुकारेंगे किस नाम से? इसे पुकारेंगे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे रिड्यूस्ड वैल्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि E0 इलेक्ट्रिक फील्ड में से EP माइनस करा है, और अगर E0 में से EP माइनस करा है तो आंसर E0 से कम ही आएगा। अगर आप 10 में से 2 माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो 10 से कम ही होगा। इसीलिए इस E को बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास ये स्लैब रखने के बाद
तीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। पहला वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो खाली जगह पर यानी एयर या वैक्यूम में लग रहा है, वो अभी भी है। कहाँ है मालूम? दिखाता हूं। यहां अभी भी, यहां अभी भी, यहां पर अभी भी। देखो ये एरोज दिख रहे हैं, और यहां पर, और यहां पर, और यहां पर सारे एरोज जो रेड कलर से दिख रहे हैं वो खाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि कितनी है? E0। ये सारे एरोज खाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो E0 है। लेकिन स्लैब के अंदर अब ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और ना ही EP। स्लैब के अंदर E0 और EP का रिजल्टेंट है, और वो रिजल्टेंट क्या है? E, और उसका डायरेक्शन भी E0 की तरफ ही है। तो पूरी कहानी ये है कि स्लैब रखने के बाद स्लैब के एटम्स पोलराइज हो गए। पोलराइज होने की वजह से हर एटम का पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में और एक तरफ लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन कहते हैं, जिसका डायरेक्शन बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हुआ। तो हमने बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से पोलराइजेशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया, जो अब स्लैब के अंदर है रिजल्टेंट ऑफ E0 यानी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और EP यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइजेशन की वजह से स्लैब के अंदर आई। तो E इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ। अब स्लैब के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी E है, जिसका फॉर्मूला आपको ये पता है। स्लैब के बाहर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो खाली जगह पर है वो E0 है। और आज के लिए सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट बात, जो कि कल के लेक्चर में, अब इस लेक्चर में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स बाकी बचे हैं, इस चैप्टर में कहना चाहिए 2 ही टॉपिक्स बाकी बचे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला टॉपिक है वो इसी चीज पर बेस्ड है। अगर हम E0 का और E का रेशो निकालेंगे, E0 का मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो प्लेट्स के बीच में अप्लाई की गई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टोर करके खाली जगह वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और E मतलब E0 और EP, इन दोनों का अप्लाइड और पोलराइजेशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट, जिसे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इन दोनों का अगर हम रेशो निकालेंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। उस कांस्टेंट का एक तो कोई यूनिट नहीं होगा, ना डायमेंशन होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस ये अप्लाइड वाली है, ये रिड्यूस्ड वाली है या नेट है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस k का कोई यूनिट नहीं होगा, और उस k की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 1। 1 से ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि E0 की वैल्यू हमेशा E से ज्यादा है। और इस k को आज के बाद पुकारा जाएगा इस स्लैब का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो भी स्लैब आपने रखा है उस स्लैब का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? रेशो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कि स्लैब रखने के बाद ये प्रोसीजर तो होना ही है। खाली प्लेट्स, जो प्लेट्स के बीच की खाली जगह है, वहां पहले से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने स्लैब रखा, तो स्लैब डाइइलेक्ट्रिक का स्लैब रखा, तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर के सारे एटम्स पोलराइज होंगे, स्ट्रेच होंगे, और उस पोलराइजेशन की वजह से सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा।
और सारे एटम्स में ऐसा होने की वजह से उस पूरे स्लैब के अंदर बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, और आपको बाहर वाली और स्लैब के अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना होगा। वो रिजल्टेंट E कहलाएगा, रिड्यूस्ड वैल्यू, और उस रिड्यूस्ड वैल्यू का रेशो निकालना है E नॉट के साथ। E नॉट और उस रिड्यूस्ड वैल्यू का रेशो जब आप निकालोगे तो वो उस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। और रिड्यूस्ड वैल्यू निकालने के लिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में से पोलराइजेशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की जाती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की खास बात क्या है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, और वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आती है। रीजन है उसका, क्योंकि E नॉट की वैल्यू हमेशा E से ज्यादा होगी। न्यूमरेटर में अगर वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। जिस बच्चे को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम नहीं है उसको इससे अगला लेक्चर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला आर्टिकल है, वो 3 मार्क्स में डेरिवेशन आता है, वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये पोलराइजेशन की कहानी पूरी आज सुना दी गई है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे इस कहानी को इस्तेमाल कर पाए। इसको आराम से तसल्ली से 1-2 बार रिवाइज कर लें, और इस पोर्शन के नोट्स आपके पास हैं, उन नोट्स को भी एक बार रीडिंग कर लें। ये पूरी कहानी नोट्स में भी डिटेल में लिखी गई है, तो लेक्चर पूरा रिवाइज करें, नोट्स प्रॉपरली ढंग से पढ़ें, तो आगे का जो आर्टिकल है वो पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। पूरी कहानी को 1-2 बार नोट से पढ़ें। नोट्स को रिवाइज करते रहना भी जरूरी है, लेक्चर को रिवाइज करते रहना भी जरूरी है। आपके पास ये लेक्चर सेव्ड रहेगा, लेकिन सेव रहने का मतलब ये नहीं कि कभी भी देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। बच्चे उसका नेगेटिव इफेक्ट भी यूज कर रहे हैं। सेव रहने का मतलब यह है कि जब वो लेक्चर आया है तब तो देखना ही है, लेकिन उसके बाद भी बार बार देखना है। बच्चे ये ना सोचें कि सेव्ड है तो चलो आज नहीं तो कल, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आज का हम यहीं पर फिनिश करते हैं, अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।